हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा कैश बजट का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैश बजट का ये सेकंड क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको सेल्स फाइंड करना है। ओके, आपको परचेस और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर सेल्स फाइंड करते हैं। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अमरदीप लिमिटेड, ओके, प्रिपेयर द कैश बजट, ओके, फॉर द 3 month एंडेड 36/2009, मतलब 36/2009 को एंडेड होता है। उस तरीके से आपको 3 month का कैश बजट बना देना है। मतलब 6 month, मतलब 6, ठीक है, 30/6/2009 को आपको क्लोज होना चाहिए। मतलब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा। मतलब देखो, एक तो अप्रैल, मई और जून, मतलब आपको जो कैश बजट बनाना है वो अप्रैल, मई और जून का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपका 3 month एंडेड होगा 36/2009 को। ओके, 36/2009 को आपका एंडेड हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको परचेस और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, और आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 1 अप्रैल 2009 की तारीख पे कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब ये जो 1 लाख का आपके पास कैश बैलेंस है, ठीक है, तो चलो आपको पहले कैश बजट इस तरीके से देखो प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको कैश बजट प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें आपको जो कैश बजट बनाना है वो अप्रैल से लेके जून 3 month का बनाना है 2009 का, जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो थी वो 1 लाख रुपीज़ थी स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके पास 1 लाख रुपए की बैलेंस थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 33 and 1/3%। अब देखो स्टूडेंट, जब भी ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना इस तरीके से, तो कभी भी उसको इस तरीके से मत देखो। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में। मतलब 33 और 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सीधा 1/3 कर लो। मतलब आप किसी का 33.33% करो, उसके बेहतर है आप सीधा उसका 1/3 कर लो। ठीक है, क्योंकि आप 1/3 करोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा 33.333%। ठीक है, तो आप उसको फ्रैक्शन में बदल दो। ठीक है, और आपको ये जो परसेंटेज है वो किसके ऊपर दे रखा है, ऑन सेल्स के ऊपर। मतलब सेल्स के ऊपर आपके पास 33.33% प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, चल फिर आपको आगे दे रखा है 60% परचेस एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ओके, मतलब 60% परचेस जो है और सेल्स है वो क्रेडिट बेस पे होने वाला है, मतलब उधार पे होगा। और रेट ऑफ कैश डिस्काउंट फॉर द कैश परचेस एंड कैश सेल्स 5%। मतलब कैश सेल्स और कैश परचेस के लिए 5% का कैश डिस्काउंट है। ओके, टाइम लेग पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेस एंड ओवरहेड आपको दे रखा है 1/2 month एंड 1/2, मतलब 1/2 month और 1/4 month। Quarterly depreciation on fixed asset is 45,000. It is included in the overhead. ओके, ये पढ़ के रखेंगे, जब उसका काम आएगा तब मैं बताऊंगा। 6 पॉइंट पे आ जाओ तो वहां पर लिखा है 60% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड 30% इन सेकेंड मंथ, रिमेनिंग इन द थर्ड मंथ, ऐसा बोला है। ठीक है, इसको भी पढ़ के रखो, जब टाइम आएगा तब समझ लेंगे। ओके, और 7वां और 8वां पॉइंट हम बाद में समझते हैं। चलो, तो पहले हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको परचेस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सेल्स नहीं दे रखा। तो सेल्स फाइंड करने के लिए आपने 5वें सेमेस्टर के अंदर एक COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्मूला 5वें सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने पढ़ा था 5वें सेमेस्टर के अंदर रेशियो एनालिसिस में।
ओके, अब इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस फॉर्मूला को आपको ये वर्किंग नोट्स के अंदर लिखना है, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखोगे, फिर उसमें परचेस लिखोगे, और फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। ओके, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये परचेस हो गया, और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेस ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म। अब देखो इसको कैसे करना है। एक काम करना है, आपको सबका ओपनिंग स्टॉक लिख देना है। सबका मतलब जितने भी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है उसको पहले उधर जाके लिख दो। ठीक है, सारी ओपनिंग स्टॉक को आप ओपनिंग स्टॉक के जगह पर लिख दोगे। चलिए, तो लिख देते। देखो, यहां पर लिखते जाते ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000, फिर आप 37,500, फिर उसके बाद 62,500, उसके बाद 75,000, उसके बाद 68,750। ठीक है, सारी अमाउंट का आप वहां पर लिख दो। और उसके बाद आप परचेस देखो, परचेस आपके पास कितना है वो देख लो। परचेस कितना है, 3,00,000, 3,50,000, 4,00,000, 4,50,000, 5,00,000। तो उसको भी यहां पर लिख दो। 3,00,000, 3,50,000, 4,00,000, 4,50,000 और 5,00,000। ओके, ये आप यहां पर लिख दो। उसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो दे रखा है, रुको जरा देखो कैसे क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। आपको पता है कि जिस महीने का ओपनिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग बाद में होता है, पहले तो उसके पिछले वाले मंथ का वो क्लोजिंग होता है। समझे? देखो समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलोगे कि सर अप्रैल का मंथ है, ओके, फिर अप्रैल के बाद कौन आता है, मई, ओके, मई आएगा, ओके। तो अप्रैल के मंथ में आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, अप्रैल के मंथ में चलो सपोज कर लो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई महीने के लिए कौन सा स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझे बात को? मतलब जिस महीने का ओपनिंग स्टॉक है वो उसके अगले वाले मंथ का, मतलब उसके पिछले वाले मंथ का, सॉरी अगले वाले मंथ का नहीं, पिछले वाले महीने का वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब प्रीवियस मंथ का वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो भी है उसके प्रीवियस मंथ का कौन सा स्टॉक बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब देखो यहां पर अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना, वो उससे प्रीवियस मंथ मतलब मार्च वाले मंथ का वो कौन सा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, मतलब उसको लेस कर देंगे। जैसे मई महीने का जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले उसके पहले मंथ का, मतलब कि अप्रैल वाले मंथ का वो क्लोजिंग बन जाएगा। यहां पर 75,000 वो क्लोजिंग बन जाएगा, और यहां पर 68,750 वो क्लोजिंग बन जाएगा। और यहां पर देखो कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद क्या आता है, ठीक है, जुलाई के बाद जो मंथ आता है वो आपके पास है नहीं, और ना तो उसका ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप उसको डैश कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, आप उसको डैश कर दो। ठीक है, आपके पास है भी नहीं, देखो क्वेश्चन में पूरा पढ़ लो, कहीं पर भी नहीं। ओके, तो ये आपके पास अभी इतनी ही अमाउंट है, आप उतना अमाउंट यहाँ पर लिख दो। अब इसको एड लेस कर दो। देखो 25,000 प्लस 3 लैक्स माइनस 37,500 करोगे तो आपको जो यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, ठीक है, वो क्या मिलने वाला है, 2,87,500। यहाँ पर जो आंसर मिलेगा उसको आप टोटल करो और लेस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3,25,000। ठीक है, यहां पर जो आंसर आ रहा है उसका टोटल करो, कितना आ रहा है, 3,87,500। और यहां पर भी देख लो क्या आंसर आ रहा है,
4,56,250। ओके, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका इतना। और यहां पर देखो आपके पास कुछ माइनस करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो आप उसको ऐड ही कर दो, चलेगा, इनफ है, कंप्लीट। ये आपका हो गया आंसर। ये जो आया वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ओके, गॉट इट। 10। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आ गया हो तो आपको निकालना है सेल्स। और आपको पता है ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करने से क्या मिलता है, सेल्स। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो आपको दे रखा है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो ऑन सेल्स है, ऑन सेल्स है, ध्यान रखना, ऑन सेल्स मतलब 33 और 1/3% ऑन सेल्स है। ये जो ऑन सेल्स आ गया, तो इसमें क्या करना है, देखो समझना, आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो जीपी रेशियो है वो 33 एंड 1/3% ऑन सेल्स है। अब मेरे पास तो क्वेश्चन में सेल्स ही नहीं है आपके पास क्वेश्चन के अंदर सेल्स नहीं, आपके पास सेल्स के अलावा क्या है, कॉस्ट है। तो मुझे ये जो जीपी का रेशियो चाहिए ना, जीपी का रेशियो, वो ऑन सेल्स नहीं चाहिए, मुझे ऑन कॉस्ट चाहिए, तभी जाके मेरा आंसर आ सकता है, तभी जाके मेरा आंसर आ सकता है, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट है। अगर आपके पास कॉस्ट है तो फिर कॉस्ट का ही परसेंटेज कर पाओगे ना, सेल्स तो है नहीं, कैसे परसेंटेज करोगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज सेल्स के ऊपर 33 और 1/3% बनती है, अगर कोई चीज सेल्स के ऊपर इतना परसेंटेज बन जाती है, तो मतलब वो कॉस्ट के ऊपर 50% होगा। कितना परसेंट होगा, कॉस्ट के ऊपर 50%, ठीक है। कैसे, देखो बताता हूं। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता तो आप एक काम करो, सेल्स एज्यूम कर लो, क्या 300। क्यों 300 एज्यूम करते हूं, देखो एक चीज समझना स्टूडेंट्स, जब भी आपको परसेंटेज 1/3 या तो 33.33% देते तो आप सेल्स को 300 एज्यूम करो। और आपको यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना वो 33 और 1/3% दे रखा है, मतलब अगर आप 300 का 1/3% करते हो ना, 300 का 33.33% करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 100। मतलब आप अगर देखो तो सेल्स में से जीपी लेस करोगे तो आपको मिलेगा 200। क्यों लेस किया, क्योंकि मुझे चाहिए थी कॉस्ट। अगर ये सेम चीज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो परसेंटेज बनते हैं, यहाँ पर जो परसेंटेज बनते हैं वो 33 और 1/3% है, और यहाँ पर जो परसेंटेज बन रहे हैं ना वो एक बार चेक करो, वो 50% बन रहे 50% ऑन कॉस्ट। इसीलिए ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई अमाउंट, जब भी कोई सेल्स के ऊपर अगर 50% होता है, ठीक है, सेल्स के ऊपर अगर 50% होता है तो वो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट होता है, अगर सेल्स के ऊपर 33.33% होता है तो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट होता है। तो ये सब अगर आपको मालूम होगा ना तो आपको 6 सेमिस्टर में हर एक चैप्टर के अंदर, आपके पास 3 चैप्टर है, सभी चैप्टर में आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ आप इस सेमिस्टर में एज्यूम करके करोगे तो नो डाउट आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर आपके पास जो जीपी है वो आपको कितना परसेंट लेना है, 50% लेना है। ये 33 जो दिया था वो तो आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 50% आपको करना है जीपी, मतलब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50% ऑन कॉस्ट कर दो। ओके, मतलब आपके पास जो कॉस्ट है ना कितनी है 287,500, उसका 50% कर दो, मतलब 1,43,750, ये आपका सेल्स आ गया,
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेल्स आ गया। इसको आप यहाँ पर ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा अपना सेल्स। ठीक है, जीपी के बाद सेल्स आ जाएगा, टोटल करो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपना आंसर। $4,31,250 आपका सेल्स आ गया। ओके, सेल आ गया आपका। 3,50,000 मतलब 3,25,000 पर आप 50% करोगे तो 1,62,500 आ रहा है, और फिर उसको आप ऐड कर दो तो आपका 4,87,500 आंसर आ रहा है। यहाँ पर सेम चीज 3,87,500 पर आप 50% करो, 1,93,750 अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 5,81,250। 456,250 पर 50% आप ऐड करोगे तो 2,28,125, ये आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6,84,375। ओके, और यहाँ पर 5,68,750 का 50% ऐड करते हो तो 2,84,375, और फिर उसका जो आंसर आने वाला है वो 8,53,125, ये आपका सेल्स हो गया। ओके, ये हो गया। अब आपको ये तो जो आपके पास आया वो तो आपका टोटल सेल्स हो गया। ओके, अब टोटल सेल्स के बाद आपको करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक जगह पर बोला गया है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितना है। देखो, आपके पास क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 3rd नंबर के पॉइंट में कि 60% परचेस एंड सेल्स जो हो रहा है वो हमारा क्रेडिट पे होता है, मतलब उधार पे। मतलब देखो 60% चीजें क्रेडिट पे खरीदी जाती है और बेची जाती है, तो मतलब ये हो गया कि 40% जो चीजें खरीदी जाती है और बेची जाती होगी वो कैश पे होती होगी। ठीक है, अगर 60% चीजें अगर क्रेडिट पे होती है तो 40% चीजें कैश पे हो जाएगी, तो मतलब 40% आपका कैश सेल्स हो जाएगा। ठीक है, 40%, तो मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं 40% कैश सेल। ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो टोटल सेल है ना, आपके पास जो टोटल सेल है उन सब का 40% आप कर सकते हो आराम से। ओके, जितना भी आपके पास सेल है उसका 40% आप कर सकते हो आराम से। मतलब 40% करो तो 1,72,500 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 4,87,500 का अगर आप 40% करते हो तो 1,95,000 आएगा। फिर 5,81,250 का आंसर तो 2,32,500 आंसर आने वाला है, और 6,84,375 का 40% करते हो तो यहाँ पर 2,73,750 आ जाएगा, और 8,53,125 का अगर आप 40% करते हो तो 3,41,250 हो जाएगा। क्लियर, तो देखो इस तरीके से आपको कैश सेल्स भी मिल गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कैश सेल में 5% डिस्काउंट चल रहा था। ठीक है, कहां से पता चलेगा डिस्काउंट चल रहा है, चलो तो देखो ऊपर देखो, यहां पर 5% डिस्काउंट है मिला कैश परचेस और कैश सेल्स पर। मतलब अगर आपने कैश में अगर ट्रांजेक्शन किया है तो 5% डिस्काउंट मिलेगा दोनों पर, परचेस के टाइम भी और सेल्स के टाइम पे भी। मतलब यहाँ पर आप 5% करो, किसका 5% करोगे तो सीधी बात है आपके पास जो ऊपर अमाउंट आई, जो हमने 40% की अमाउंट निकाली उसका 5% माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो 1,72,500 का 5% करोगे तो 8,625 आ रहा है, और उसको अगर लेस कर दोगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपने कैश में कितना पैसा कमाया बेच के। मतलब ये जो है वो नेट कैश रिसीव्ड आ गया, मतलब कैश सेल में आपको कितना पैसा मिला वो आपको पता
चल जाएगा 97,500 मतलब सॉरी 97,500 और उसमें से माइनस करोगे 185,250। उसके बाद 232,500 पे 5% डिस्काउंट मतलब 11,625 और उसमें से लेस कर दोगे तो 220,875। 273,750 का 5% करोगे तो देखो यहाँ पर अभी आपका जो आंसर है वो पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका आंसर पॉइंट में जा रहा है तो देखो आप थोड़ा सा उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर रूल्स नहीं है, आप राउंड ऑफ कर लो यहाँ पर, मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट को इग्नोर कर दो। तो पॉइंट के बाद के डिजिट को इग्नोर करते हो तो यहाँ पर जो माइनस में आंसर माइनस करके जो आंसर आने वाला है वो 63 आ जाएगा। ओके, मतलब अगर आपने ऊपर एक ऐड कर लिया तो फिर नीचे उतना आंसर कम आएगा। ओके, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 1 रुपये का फर्क आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कुछ फर्क नहीं आता। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन से मंथ का बजट बनाना है। आपको एक अप्रैल का बजट बनाना, एक मई का बजट बनाना और एक जून का बजट बनाना। मतलब अप्रैल में जून का ही डेटा निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर आपको अप्रैल मई और जून का डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो बस उसमें फिर खुश हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा फिर बाकी के मंथ के डेटा निकाल के आप उसमें टाइम वेस्ट ना करो एग्जाम में, तो ही बेटर है। ठीक है, चलो, तो बाकी के जो डेटा है उसको ढूंढने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पहले जो महीने का आपको कैश सेल मिला उसको कैश बजट में लिख दो। यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड इन कैश सेल। कैश सेल करने से आपको कैश कितना रिसीव्ड हुआ वो आप यहां पर लिखते जाओ। ठीक है, चल, ये आपका यहां पर आंसर आ गया। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते, अब आगे आपका क्रेडिट सेल्स है। कौन सा? क्रेडिट सेल्स। तो आपको पता है 40% अगर कैश में सेल होता था तो मतलब 60% सेल्स किस में होता था? क्रेडिट में। ओके, तो एक काम करो, उसका 60% कर दो जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया था। तो 60% करो, क्या आंसर आने वाला देखो। तो आपका जो सेल्स है, ठीक है, ये जो आपके पास सेल्स की अमाउंट आई उन सभी अमाउंटों का 60% आप कर दो। अभी आपने 40% किया, अभी 60% कर दो, मतलब 258,750। ठीक है, फिर 487,500 तो मतलब 292,500। 581250 का करोगे तो 3,48,750। फिर आप 684375 का करोगे तो यहाँ पर 410,625 आ जाएगा और यहाँ पर 853125 का अगर आप करते हो तो यहाँ पर 511,875 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये पैसा आपको हाथों हाथ मतलब तुरंत मिल रहा है? तो नहीं, तुरंत तो नहीं मिल रहा है। कैसे? तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा है, पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 में पढ़ो। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में? कि 60% क्रेडिट सेल्स जो है उसका पैसा कब मिलेगा? तो देखो लिखा है आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स, 30% इन सेकेंड मंथ एंड रिमेनिंग इन द थर्ड मंथ। मतलब देखो 3 हिस्सों में पैसा मिल रहा है। पहला 60% नेक्स्ट मंथ में, दूसरा 30% उसके नेक्स्ट मंथ में, तीसरा बाकी जो बच गया वो थर्ड मंथ में। मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो चलो ये कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। चलो देखो कैसे करना है। देखो आपका जो क्रेडिट सेल्स का पैसा है उसमें सबसे पहले कौन सा मंथ है? मार्च। ठीक है, मार्च मंथ का जो पैसा उसका 60% पैसा आपका, मतलब ये जो अमाउंट है
उसका 60% पैसा तो यहाँ पर नहीं आने वाला, वो यहाँ पर नहीं आने वाला। उसने मना किया, बोले कि नेक्स्ट मंथ में पैसा मिलने वाला है 60%, तो मतलब नेक्स्ट मंथ में ले लो 155250। बाकी का उसने बोला कि बाकी जो बच गया 30% पैसा है, मतलब अभी इसका 60% पैसा आ गया नेक्स्ट मंथ में, तो बाकी 30% पैसा जो है वो बोल रहे कि नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि 77625 चला गया, और बाकी जो 10% रह गया वो उसके नेक्स्ट वाले मंथ में चला गया। तो यहां पर आंसर आ जाएगा इस तरीके से, समझे? तो ये आ गया आपका कलेक्शन, क्या आ गया? कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। ओके, अब ऐसे ही मार्च के बाद आपको अप्रैल का करना है। अप्रैल में देखो 60% पैसा पहले अप्रैल में नहीं मिलेगा, अप्रैल का जो पैसा है वो अप्रैल में नहीं मिलने वाला, मतलब ये जो अप्रैल का जो उधार पे बेचा था आपने उसका पैसा अप्रैल में बिल्कुल नहीं, उसका पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, मतलब उसका 60% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है 175500। फिर जो बच गया 30%, उसने बोला कि बाकी 30% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो 30% यहाँ पर ले लो 87750। और जो बाकी रह जाता है, देखो 10% बाकी रह जाता है ना, 100% में से तो 90% पेमेंट आ गया, तो बाकी 10% रह जाता है, वो 10% जो पेमेंट है वो लास्ट वाले मंथ में चला जाएगा यहाँ पर, ऐसा उसका कहने का। ओके, अब आपको तो देखो फोकस कौन से मंथ पे करना है, तो मैंने आपको बताया था आपको जो फोकस करना है वो अप्रैल, मई और जून वाले मंथ पे करना है, क्योंकि आपको बस इतने का ही डेटा जरूरत है। ओके, चलो अप्रैल के बाद मई, अगर आप देखो तो मई मंथ का 60% पैसा मई में नहीं मिलने वाला, कौन से मंथ में मिलने वाला? जून में। मतलब यहाँ पे 60% पैसा जो है इसका, मतलब 3,48,750, उसका जो पैसा है 60% वो आपको मिलेगा उसके बाद वाले मंथ में, मतलब 209250। ठीक है, ये पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में मिलता जाएगा। अब देखो ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, आप जब भी वीडियो देखते हो तो आप पहले से सीरीज वाइज देखो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बीच में से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन से देखेगा तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा, आप पहले से देखोगे फर्स्ट लेक्चर से, तब जाके अच्छे से समझ में आ सकता है। तो ये आपका हर मंथ का सेल्स आ गया इस तरीके से देखे तो, मतलब कलेक्शन आ गया, आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 155250 आ गया, यहाँ पर 77625 प्लस 175500 आ गया, मतलब 253125 आ गया, 2587587750 प्लस 209250, मतलब यहाँ पर आप देखो तो 322875, देखो इतना आपके पास कलेक्शन आ गया। ठीक है, इतना आपके पास कलेक्शन आ गया, आपने जो उधार पे बेचा था उसका पैसा मिल गया आपको। ठीक है, तो ये जो पैसा आपको मिला, ठीक है, ये जो पैसा आपको मिला उसको आप उधर स्टेटमेंट में जाके लिख दो कैश बजट के। ठीक है, कैश बजट के स्टेटमेंट में जाके लिख दो, यहां पर देखो लिख दो कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। कितना कलेक्शन हुआ? तो देखो पहले मंथ में कुछ इतना ही पैसा मिला था, ठीक है, दूसरे मंथ में कुछ इतना ही पैसा मिला था, और तीसरे मंथ में कुछ इतना पैसा मिल गया था। हो गया, तो ये हिसाब से आपको काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको अभी बोला गया है कि 60% परचेस भी हम कैसे कर रहे हैं? क्रेडिट पे, मतलब समझो सेल्स और परचेस दोनों 60% क्रेडिट पे हो रहे हैं। अब आपके पास परचेस तो देखो कितना है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4,50,000 और 5 लाख, ऐसे है ना।
तो मतलब आप उसको कैसे कवर करोगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर परचेस लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परचेस था 3 लाख, फिर 3,50,000, 4 लाख, 4,50,000 और यहां पर 5 लाख। अब आप यहां पर 60% जो परचेस है, 60% परचेस है वो क्रेडिट परचेस है, ऐसा बता सकते। तो बाकी का जो परचेस है वो 40% परचेस जो बाकी रह जाता है, 40% जो परचेस है वो आपका कैश परचेस हो गया। ओके, मतलब आप कैश परचेस और क्रेडिट परचेस को पहले अलग कर दो। मतलब देखो, अगर आप करते हो 3 लाख का 60%, मतलब 1,80,000 आ जाएगा। ओके, तो जो बाकी बच गया 3 लाख का 60% आपने कर दिया, ठीक है, तो बच गया कौन सा 40%। तो वो जो 40% है वो 1,20,000 आपका कौन सा परचेस हो जाएगा, कैश। ऐसे ही 3,50,000 का अगर आप 60% करते हो तो 2,10,000 जो है वो आपका यहां पर हो जाएगा, जो बाकी बच गया वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख का अगर आप 60% करते हो तो 2,40,000 अमाउंट यहां पर आ जाएगा, तो बाकी बच गया अमाउंट आपका 1,60,000 यहां पर चला जाएगा। 4,50,000 का 60% मतलब 2,70,000 मतलब 2,70,000 यहां पर आ गया, तो बाकी बच गया अमाउंट 1,80,000 वो यहां पर आ जाएगा। और 5 लाख का 60% मतलब 3 लाख आपका यहां पर अमाउंट आ जाता। देन रिमेनिंग अमाउंट्स 2 lakhs are cash purchase। ओके, नाउ आप क्या करोगे अब, तो आपके पास इसका पैसा कब मिल रहा है वो डिटेल्स अवेलेबल है, तो यस बिल्कुल शायद तो अवेलेबल है, देख लो। देखो यहां पर बोला गया कि क्रेडिट परचेज जो है ना 4th नंबर के पॉइंट में, वो कब मिल रहा है, हाफ मंथ, ऐसा बोला है। और कैश परचेस में तो देखो आपको बोला था ना कि वो 5% का क्या है, डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे कि कैश परचेस के अंदर है ना हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। चलो एक काम करें, सब में डिस्काउंट दे देंगे। अब देखो डिस्काउंट दे के आपका जो पैसा मिल रहा है वो आप उसी अमाउंट पे फोकस करो जो आपको काम का है, मतलब आपको कौन सा डेटा काम का है। आपको कैश बजट के लिए कौन सा डेटा चाहिए, अप्रैल, मई एंड जून चाहिए, तो बस उस पर ही आप 5% माइनस करो, बाकी की कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चल जाएगा। यहाँ पर ये माइनस कर दो 7,000 का डिस्काउंट, तो आपका कैश परचेस का पेमेंट ये हो गया। 1,60,000 का 5% मतलब 8,000 आप माइनस करोगे तो जो बच गया वो 152 ही रहने वाला है। और 1,80,000 का 5% करोगे तो 9,000 आ जाएगा, तो जो बाकी बच गया वो अमाउंट आप यहां पर लिख दो 171। मतलब ये आ गया पेमेंट फॉर कैश परचेस। ओके, आपने कैश परचेस के लिए कितना पेमेंट किया वो मिल गया। अब आपको यहां पर पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेस। कैसे डिसाइड करोगे कि क्रेडिट परचेस का पेमेंट कितना करना है, क्रेडिट परचेस का पेमेंट कितना करना है वो कैसे डिसाइड करोगे, चलो तो वो भी डिसाइड कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको क्रेडिट परचेस के लिए, क्रेडिट परचेस के लिए 1/2 मंथ दे रखा था। मतलब अगर आप देखो मार्च में देखोगे ना, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, मतलब मार्च में अगर आप देखो तो 1,80,000 रुपीज आपका है। ठीक है, आपका क्रेडिट परचेस कितना है, 1,80,000 मार्च वाले मंथ में। ओके, फिर अप्रैल वाले मंथ में आपका क्रेडिट परचेस कितना है, तो अप्रैल वाले मंथ में आपका क्रेडिट परचेस है 2,10,000। फिर आपके पास यहाँ पर 2,40,000, फिर यहाँ पर आपके पास 2,70,000।
ठीक है, 1.5, ठीक है। आपको कलेक्शन का मंथ कैसे बताया, 1.5, आपको कलेक्शन का मंथ कैसे बताया गया क्वेश्चन के अंदर, 1.5, तो आप 1.5 कर दो। तो 1.5 करोगे तो देखो यहां पर क्या होगा, इसका आधा करोगे तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आधा पेमेंट आपको 90,000 यहां पर मिलेगा, आधा पेमेंट 90,000 यहां पर, ठीक है। आधा पेमेंट करंट मंथ में होता है और आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होता है, ठीक है। अब यहां पर आधा करोगे तो मतलब 1,05,000 का पेमेंट मतलब अप्रैल का अप्रैल में और बाकी का हाफ नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। 2,40,000 में अगर आप हाफ करते हो तो मतलब 1,20,000 आपको नेक्स्ट मंथ में जाएगा और 1,20,000 आपको करंट मंथ में चला जाएगा। और 2,70,000 का हाफ करते हो तो मतलब 1,35,000 यहाँ पर चला जाएगा और 1,35,000 नेक्स्ट में चला जाएगा। आपको तो जो ज़रूरत है उस मंथ का ही टोटल करना है, बस आपको ये मंथ की ज़रूरत थी तो आपने उस मंथ का टोटल कर देना है। 1,95,000, ओके, 2,25,000 और 2,55,000। ओके, तो देखो इस तरीके से आपका सब कैश सेल्स और कैश परचेस दोनों आ गया, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस का आपको अमाउंट भी मिल गया। अब ये अमाउंट को आप कैश बजट में जाके लिख दो, ठीक है। तो चलो क्रेडिट परचेस और कैश परचेस का अमाउंट यहां पर लिख देते हैं। क्रेडिट परचेस और यहां पर कैश परचेस। तो देखो पहले क्रेडिट परचेस का अमाउंट आपका था 195, ओके, फिर 225, ओके, और उसके बाद आपका 255 था, ओके। और कैश परचेस का आपका अमाउंट कौन सा है, देखो कैश परचेस में आपको कौन सा अमाउंट मिला था, तो कैश परचेस में जो अमाउंट है वो 133 है, 152 है और 171 है, मतलब ये आप यहां पर लिख दो। चलो 1,33,000, 1,52,000 और 1,71,000 कंप्लीट, डन। अब आपको यहां पर करना क्या है, तो देखो बाकी के एडजस्टमेंट को एक बार रीड करो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। चलो देखो यहां पर आपको पांचवें एडजस्टमेंट में कुछ बोला है कि क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली का मतलब हो जाता है 3 मंथ, ओके। हर 3 मंथ के एक पैर को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो क्वार्टरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 45,000, इट इज इंक्लूडेड इन ओवरहेड, ऐसा बोला है। मतलब देखो एक तरीके से आपको जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन वो बोला गया 3 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है ना वो 45,000 है, क्वार्टरली दे रखा मतलब 3 मंथ का 45,000। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये 3 मंथ को हम 1 मंथ में ला सकते कि डेप्रिसिएशन 1 महीने का कितना होगा, 1 मंथ का, ये तो 3 महीने का है, हमें 1 महीने का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 45,000 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 15,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ना स्टूडेंट्स, उसका कोई पेमेंट नहीं होता। आप डेप्रिसिएशन का कभी किसी को पेमेंट करते हो क्या, नहीं ना। और ये पेमेंट करना नहीं होता, मतलब ये जो ओवरहेड है ना उसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड है, 15,000 हर महीने में, हर महीने में 15,000 इंक्लूड है। तो ये डेप्रिसिएशन का तो हमें किसी को पेमेंट करना ही नहीं होता, तो फिर ये डेप्रिसिएशन को हम क्या कर लेंगे, ओवरहेड में से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि इसका थोड़ी हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो नहीं, हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम इसका 35,000 ही अमाउंट समझेंगे, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन का आप किसी को पेमेंट ही नहीं करते हो तो फिर उसका अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे कैश बजट में, ओके। यहां पर आपका 60,000 आ गया, ओके। चलो फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 72,500 आ गया और उसका यहाँ पर 85,000। अब आपको क्या करना है, ये जो अदर ओवरहेड बच गया, मतलब अदर ओवरहेड बच रहा है,
तो वो अदर ओवरहेड का जो पैसा है वो आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे। अब इसका पेमेंट करने के लिए क्या बोला गया, तो देखो यहां पर बोला गया कि ओवरहेड 1/4 मंथ, ऐसा बोला है, ठीक है। ओवरहेड क्या बोला है, 1/4 मंथ। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 35, 47,500, 60,000 और 72,500, ठीक है। 35,000, 47,500, 60,000 और 72,500, इसको पेमेंट बताओगे। कैसे पेमेंट बताना है, 1/4 के हिसाब से। अब देखो कैसे 1/4 करना है, ठीक है। चलो तो यहां पर लिखेंगे ओवरहेड पेमेंट। अब ओवरहेड पेमेंट जब करना है तो हमें लिखना है मार्च से, ठीक है, मार्च से, फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून। मतलब देखो मार्च में ओवरहेड कितना था, 35,000 था। फिर अप्रैल में ओवरहेड कितना था, 47,500 था। फिर मई में कितना था, 60,000 था। जून में कितना था, 72,500 था। मतलब हर एक महीने का ओवरहेड मिल गया। ओके, अब आपको इन सब का 1/4 करना है। ओके, ध्यान रखना 1/4 मंथ में हम पेमेंट करते हैं, ऐसा बताया। 1/4 करोगे तो मतलब 35,000 का 4th करोगे ना, तो मतलब 8750 यहाँ पर आएगा। तो मतलब जो होता है वो नेक्स्ट मंथ में जाता है। जैसे मार्च मंथ का पैसा है ना, तो वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा 1/4। तो जो बाकी बच गया तीसरा भाग है, देखो चौथा भाग तो नेक्स्ट मंथ में चला गया, तो इसका जो तीसरा भाग बाकी रह जाता है, मतलब इंटू 3 कर दो, तो वो पैसा तो आप करंट मंथ में ही पे कर चुके होंगे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि देखो नीचे 47,500 है, उसका चौथा भाग करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो मतलब आपको मिलेगा 11,875। अब इसको आप 3 से मल्टीपल करके आप आगे लिख दो, क्या आएगा, 35625, ठीक है। जैसे 60,000 है, उसका अगर आप 1/4 करते हो तो क्या आंसर आएगा, 15,000। और 15,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो मतलब वो आगे आ जाएगा। 72,500 है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 18,125 जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, और उसको इंटू 3 करोगे तो वो आंसर आएगा 54,375 आगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको करना है 1/4 मंथ को, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में भी इसको बहुत डिटेल में समझाया, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। ओके ओके, चलो ये आपका काम हो गया ओवरहेड का। मतलब देखो 8750 प्लस 35,625, मतलब यहाँ पर आप पेमेंट करोगे 44,375। फिर 11,875 और ऐड कर दो सबको मिला के, तो 56,875। नाउ 15,000 प्लस 54,375 और आपका फाइनल आंसर आएगा 69,375। ओके, अब ये जितनी भी ओवरहेड का आप पेमेंट करने वाले हो, ठीक है, ये जितनी भी ओवरहेड का आप पेमेंट करने वाले हो वो आप जाके कैश बजट में लिख दो, ठीक है। यहां पर लिख देंगे ओवरहेड पेमेंट कितना आएगा, तो देखो ओवरहेड में पहला महीने का जो पेमेंट है वो ये हिसाब से, नेक्स्ट मंथ का पेमेंट तो आपके पास इस हिसाब से था, और उसके नेक्स्ट मंथ का जो पेमेंट है वो आपके पास इस हिसाब से है, ठीक है। और यहां पर अब कुछ अमाउंट में बाकी रहता है एडजस्टमेंट में, देखो, ठीक है, एडजस्टमेंट में देखो, हाँ 7वां एडजस्टमेंट बाकी रहता है। 7वें एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखो क्वार्टरली इंटरेस्ट 10% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख इज पेएबल अप्रैल एंड जून, ओके जुलाई, सॉरी अप्रैल एंड जुलाई। मतलब देखो आपको यहां पर करना क्या है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालना। कैसे निकालोगे, तो देखो 3 लाख का डिबेंचर है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, और वो जो चीज़ है वो 3 महीने की पे करनी है, मतलब क्वार्टरली बोला है तो 3 महीने का पेमेंट होगा।
तो इंटू 12 करोगे तो मतलब देखो 3 लाख का 10% और 3/12 करोगे तो मतलब आपको 7,500 का आंसर मिलेगा। अब ये जो अमाउंट है मतलब 7,500 जो आप 7,500 वो कब पे करोगे, एक तो अप्रैल में एक तो जुलाई में, ऐसा बोला। मतलब यहाँ पर एक अमाउंट अप्रैल में पे करोगे, ठीक है, इसका दूसरा अमाउंट जुलाई में पे करोगे, ठीक है, ऐसे हर 3 महीने पे कर रहे हो। और हम अभी कौन से मंथ का बजट बना रहे हैं, एक तो अप्रैल मई जून का बना रहे हैं, तो हमारा तो अप्रैल मंथ ही आ रहा है, जुलाई तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अप्रैल मंथ में ही आ रहा है ना, अप्रैल मंथ ही आ रहा है और ये पेबल है यानी हमें पे करना है। तो हम 7,500 का जो अमाउंट है 7,500 वो पे कर देंगे, मतलब पेमेंट साइड लिख देंगे। ओके, ये आ गया 7,500। ओके, चलो नेक्स्ट, एस्टिमेटेड मंथली सैलरी 10,000 विच इज टू बी पेड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, देखो जो महीने की सैलरी है ना वो नेक्स्ट मंथ की 7th डे को पे हो जाएगी। मतलब समझो कि अप्रैल की सैलरी है तो वो अप्रैल पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल के बाद जो मई का महीना आएगा उसमें 7वीं तारीख को वो आपको मिल जाती है, ऐसा है, मतलब वो पे कर देना है। और सैलरी विल इंक्रीज एट द रेट 10% फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। मतलब मार्च मंथ से अपनी जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो रही है। ओके, तो देखो आपको करना क्या है कि मार्च मंथ से इंक्रीज हो रही है ना, तो देखो यहां पर आपको करना क्या है, देखो आपकी जो सैलरी है यहां पर ऐसा बताया कि हम जो सैलरी पे करने वाले हैं ना वो 10,000, ठीक है, मतलब 10,000 सैलरी होगी। लेकिन उसने बोला कि मार्च के मंथ से है ना ये सैलरी 10% इंक्रीज हो रही है, तो मार्च का मंथ तो आपके पास है, ठीक है, मार्च का मंथ तो आपके पास है, तो मार्च मंथ से ये सैलरी जो है वो 10% बढ़ जाती है। मतलब 10% बढ़ जाएगी अगर मार्च मंथ से, तो आपकी जो सैलरी है यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय की वो 11,000 हो जाएगी। तो हर महीने आप 11,000 पेमेंट करोगे सैलरी का, ठीक है, आप 11,000 सैलरी का पेमेंट करोगे हर महीने। तो यहाँ पर होगा क्या, आपको बोला गया कि सैलरी जो है ना वो नेक्स्ट मंथ के 7th डे को पे कर रहे हैं, मतलब इतना बोल देते कि नेक्स्ट मंथ में ही पे करेंगे। तो सैलरी जो है वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करोगे, मतलब इसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करोगे, इसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करोगे, इसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करोगे, मतलब कोई फर्क पड़ता है, एक ही बात है, ठीक है। आप नेक्स्ट मंथ में लेके भी जाओगे तो भी आंसर वही आने वाला है जो आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर करना क्या है, सैलरी लिखना है यहां पर, और कितनी सैलरी लिखनी है, 11,000, 11,000, 11,000। ओके, चलो अब देखो आपको करना क्या है, पेमेंट साइड का टोटल कर देना है और रिसिप्ट साइड का टोटल कर देना, मतलब सारे एक्सपेंसेस जो आपने पे किए उसका एक टोटल यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर आपने 1,00,000 प्लस 1,85,250 प्लस 1,55,250, यहाँ पर आपका जो टोटल है वो 4,40,500 आ रहा है। और जितना आपने कैश रिसीव्ड किया उसमें से आपने जितना कैश एक्सपेंस किया है वो आप लेस कर दो, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4,9625, ठीक है। ये आपका कैश बैलेंस मिल गया क्लोजिंग का। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर ऊपर लिख दो 4,9625, और फिर आप यहाँ पर उसको ऐड करो फिर से, और फिर बताओ आपका क्या बैलेंस आ रहा है, 5,23,625। ये आपका फाइनली रिसिप्ट आ गया, मतलब इतना आपने इस मंथ में रिसिप्ट किया। और फिर उसके बाद आपने पेमेंट कितना किया, तो ये जो पेमेंट है वो देखो कितना आ रहा है, ये आपका पेमेंट हो गया, मतलब 4,4,4,875
ये आपका पेमेंट हो गया। और पेमेंट जो है वो आपकी रिसिप्ट में से माइनस कर दो तो आपको मिल रहा है 78750। ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो आप नेक्स्ट मंथ में वापस ट्रांसफर कर दो स्टार्टिंग में, मतलब 78750, और फिर उसमें टोटल करो 260063 प्लस 322875, मतलब यहाँ पर 661688, ये आप टोटल कर लो। और फिर आप यहाँ पर एक्सपेंस जितने पेमेंट किए एक्सपेंस का उसका टोटल कर लो। देखो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 5,06,375, और ये अमाउंट को आप माइनस कर दो। कितना आ रहा है आपका बैलेंस? 155,313। ओके, तो देखो लास्ट में आपका कैश बैलेंस ये आ रहा है और यहाँ पर आपका बैलेंस फिनिश हो जाता है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन डन हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको अगर इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए सॉल्वेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये पीडीएफ रिसीव कर सकते हो। ओके, गुड बाय।